माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित मॉडल पेपर के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि इस बार बोर्ड एग्जाम में किस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी किए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो 3 घंटे का पेपर मिलेगा, यानी 3.25 घंटे के भी हो सकते हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, ए और ब। खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है। मतलब खंड ए में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी खंड ब में लिखने वाला क्वेश्चन होगा, जो लॉन्ग शॉर्ट दोनों होंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर तथा वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में देने हैं। तो चलिए, उसको एक आपको मिलेगा OMR सीट, जिसमें आप 4 खाने गोले होंगे, चारों में से जो सही होगा उसी को आपको रंगना होगा। तो अगली बार हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें OMR सीट भरना भी सिखाएंगे कि OMR सीट किस तरह से मिलेगा और किस प्रकार से उसको भरना है। अगर एक भी आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपका सही आंसर भी गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ को सावधानी पूर्वक करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो अपने और एक को छोड़कर किसी से भी ना कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर देखी जाए वो 2 होती है। तो 0 तो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो अभाज्य संख्या में अगर सबसे छोटी पूछा जाएगा तभी आप 2 बताएंगे, वैसे भी 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखें, x² - 1/9 में x का मान। इसमें करना क्या है देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे x² -1/9 है तो उधर 1/9 आ जाएगा। अगर यहाँ x² हटेगा यहाँ पे स्क्वायर, तो 1/9 क्या हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से हम स्क्वायर हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट में आ जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3, तो 1/3 हो जाएगा। वो भी प्लस माइनस, क्योंकि वर्गमूल हटता है तो प्लस माइनस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 1/3 है। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको जितना कम समय में हो पाए उतना कम समय में करना चाहिए। अगला है, निम्न रैखिक समीकरण 6x - 7y = 1, 3x - 4y = 5 के हल होंगे। तो किस प्रकार के हल होंगे, तो सबसे पहले इनका अनुपात निकालेंगे A1/A2। तो A1 यहाँ पे 6 है, A2 है 3, तो 6/3 हो जाएगा। फिर B1 है और -7, B2 है 4, तो -7 4 हो जाएगा आपका, ठीक। और C1 यहाँ +1 है, तो जब -1 अगर जाएगा ये -5 हो जाएगा। चलिए, अगर हम 1/5 ही रखना चाहेंगे तो क्या देख पाएंगे, ये माइनस माइनस कट गया, तो आप देख 3 दूनी 6, या वैसे भी देख पाएंगे तो 6/3 है, 7/4 है, ये दोनों बराबर नहीं है। मतलब A1/A2 आप देख पाएंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, यानी शुरुआत के दो अनुपात जब बराबर ना हो तो क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। तो ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, एक अद्वितीय हल, मतलब जिसका एक हल हो, ठीक। अगला है, tan A = करड़ी में 3, तो A का बताओ। तो tan के किस मान का मान करड़ी में 3 होता है, थीटा का मान। तो आपको पता होगा कि tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 60 अंश का, ठीक है। इसको इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे tan A आ गया, ठीक है। तो tan के किस मान का करड़ी में 3 होता है, तो कहोगे सर tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है। तो tan से तुलना करेंगे तो A = 60 आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब ऊंचाई मीनार की और छाया की लंबाई समान हो तो समान होने पे क्या होता है, 45 अंश हो जाएगा। इसको आप लगाएं तो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छाया है भूमि पर, और अगर मान लीजिए छाया को हम x दे रहे हैं और उसकी लंबाई भी समान है, लंबाई भी क्या है, समान है, x है, ठीक। क्योंकि छाया भी और लंबाई ये दोनों क्या है, समान है, मतलब एक अंश से। तो क्या हो सकता है, तो हम लगाएंगे tan लंब/आधार, लंब/आधार है, तो क्या बताएंगे आप, tan थीटा = लंब/आधार लंब x, और आधार भी x से x कट गया, तो tan थीटा = 1। तो tan के किस मान का एक मान, तो कहेंगे tan 45 अंश का मान, तो थीटा का मान हो जाएगा 45, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19 इस क्रम में 25 25 25 36 38 38 38 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक मतलब वो संख्या जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है।
इसको करने के लिए आप एक क्रम में कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए 19 देखें 3 बार है, 25 भी आपको देख मिले 3 बार है, और 38 1 2 3 4 बार देखने को मिला, 36 एक बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 38। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 38, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 38 आया है तो उसका बहुलक भी 38 हो जाएगा। अगला है 26 156 का लैस है 156 है, तो मैस है ज्ञात करें। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल लैस है बटे मैस है। ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर लैस है गुणे मैस है। तो लैस 156 है तो यहाँ बचेगा क्या? मैस है बचेगा। अब यहाँ पे 156 से 156 कट जाएगा तो मैस है बराबर 26। तो ऑप्शन सबका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 3x² धन 5x माइनस 2 के शून्यक का योग होता है। तो शून्यकों का योग पता होना चाहिए। शून्यकों का जो योग होता है -b/a होता है। -b का मान a की वैल्यू है, a b की वैल्यू c की वैल्यू, तो -b यहाँ माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू आपको 5 देखने को मिलेगा, और a है x² गुणांक मतलब 3 है तो -5/3। तो ऑप्शन आप देख पाएंगे c जो है -5/3 है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 7 13 20 17 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान। तो समांतर माध्य क्या होता है आपको पढ़े हैं, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो सबको जोड़ लीजिए, 13 में 7 जोड़ेंगे 20 20 20 40 40 10 50 50 7 57, और 57 में 3x जोड़ेंगे तो 57 3 तो 60, ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि 57 वो अलग है और 3x अलग है, ठीक है। तो 57 देखिए 13 7 20 20 20 40 40 में 17 जोड़ेंगे 57 57 हो जाएगा, और प्लस 3x, ठीक है। हाँ क्योंकि ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसमें सजाती और विजाती पद दोनों पद हैं चराचर, और का समान देखिए। और टोटल कितनी संख्या आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो कुल पदों का योग हो गया, कुल पदों की संख्या नीचे लिखेंगे, और समांतर बराबर समांतर माध्य कितना 18 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 25 90 हो जाएगा। तो 57 + 30x बराबर 57 + 3x बराबर 18 25 90, इस तरह से कर लेंगे आप। अब यहाँ पे देखेंगे 3x इधर रोक लेंगे हम, बाकी 90 में से 57 घट जाएगा, 90 - 57 तो कितना होगा? तो 57 3 60 60 30 90, 3x बराबर 33, तो 3 से 33 11 बार में कट जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी जो है वो 11 हो जाएगा। अगला है, अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी को इक्का आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता में क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो एक गड्डी में जो है 52 पत्ते होते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा, कुल संभव परिणाम 52 होता है। और यक्का पूछा है तो एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं तो 4 हो जाएगा। अब काटेंगे 4 × 4 4 13 52, तो 1/13 ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधार का व्यास क्या होगा। तो क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो वृत्त जो है बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और आधार का क्षेत्र वृत्त देखिए ऐसे आप देख पाएंगे कि बेलन जो होता है, बेलन का जो आधार होता है नीचे का, ये सब गोले होते हैं, वृत्त होते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और इसके कितना दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पाई से पाई कट जाएगा, r² बराबर 9, तो r बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3। ये त्रिज्या निकल गई। तो हमसे पूछा है व्यास, व्यास जो है त्रिज्या का 2 ना होता तो 3 दूनी 6, मतलब हमारा 6 सेंटीमीटर। अगर पूछता त्रिज्या तो 3 सेंटीमीटर बताते, लेकिन व्यास पूछा है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई RH होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखें ऑप्शन तो पाई के पदों में नहीं है, इसलिए हमें पाई का मान रखना पड़ेगा। 2 पाई का मान 22/7 होता है, और त्रिज्या कितनी है 7 देखने को मिला, ऊंचाई 8 देखने को मिल रहा है। तो 7 7 से कट गया, अब बचेगा कितना 2 × 22 और 8, तो 8 दूनी 16। अब 16 का 22 में गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 की 2 हाथ से लगा 3, 16 दूनी 32 3 35, मतलब 352 सेंटीमीटर स्क्वायर
ऑप्शन आप देख पाएंगे 352 जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35-55 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है मध्यमान। मध्यमान में निम्न सीमा और उच्च सीमा का आधा होता है, मतलब जोड़। तो 35 और 55 जोड़ेंगे और जोड़ेंगे, देखें निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। निम्न सीमा 35 है, उच्च सीमा 55 है, इनका आधा किया जाता है योगफल का। जोड़ें तो 55 5 60 30 90, 90/2, 90 का आधा 45 होता है। तो ऑप्शन देख पाएंगे 45 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी जो है 45 हो जाएगा। तो वर्ग चिन्ह को ही मध्यमान कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन जो है कुछ हाई लेवल का देता है, तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है काश ए बराबर 4/5। देखिए यहाँ पे जो त्रिकोणमिति के सवाल होते हैं वो समकोण त्रिभुज पर लागू होते हैं। तो हमने आपको इसके पहले ट्रिपलेट पढ़ाया था, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। देखें काश क्या होता है, काश थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो ए आधार हो गया, ए बटे कर्ण हो गया। और ट्रिपलेट में हमने पढ़ाया था कि 4 3 5 का रिलेशन होता है। तो 4 5 तो है, मतलब 3 बचा हुआ है। तो 3 क्या है, 3 हम लोग कह पाएंगे जो 3 होगा वो हमारा आधार कर्ण होगा, मतलब 3 लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब के रूप में देखिए 4 5 3 का रिलेशन। काश आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 4 हो गया, कर्ण हो गया 5, तो लंब कितना होगा, वो 3 हो जाएगा। हमसे पूछा है काट ए बताना है। काट क्या होता है, टैन का उल्टा। टैन होता है लंब बटे आधार, तो काट होगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना आ गया, तो आधार दिया है 4 और लंब अभी आप निकाले हैं वो 3 हो जाएगा। तो 4/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 4/3 हो जाएगा। बिना सॉल्व किए ही आप आंसर बता पाएंगे ट्रिपलेट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है 3x² धन 4x माइनस 5 का विविक्तीकर। विविक्तीकर क्या होता है, विविक्तीकर को डी से व्यक्त करते हैं। डी बराबर होता है डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब b² क्या है, जैसे ए की वैल्यू है, यह b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। b है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे 4 गुणे ए की वैल्यू कितना, ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू कितना है, -5 है। तो आप देखेंगे ये 16 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 3 12 25 60 ही हो जाएगा। और 60 में 16 जोड़ेंगे तो 16 60 70 6 76 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख पाएंगे, ऑप्शन बी जो है 76 हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है। विविक्तीकर से भी कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि विविक्तीकर कभी 0 के बराबर हो जाता है तो 2 बराबर मूल होंगे। विविक्तीकर जो है 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर विविक्तीकर 0 से छोटा है मतलब ऋण है तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। अगला है x + y = 10, x बराबर 3m + 2 तो y बराबर 4, तो m की वैल्यू ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, y बराबर 4 दिया है। अगर y बराबर 4 दे दिया है तो यहाँ पे देखें x और y मिलके 10 है। अगर हम y 4 रख दें तो ये कितना मिला के 10 हुआ है, तो यहाँ x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 6, क्योंकि 6 और 4 तब तो मिल के बना होगा 10। तो मतलब y बराबर अगर 4 है तो x बराबर 6 होगा, तब तो x और y 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे यदि 3x धन है तो m का मान, तो कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू कितना मिल गई, x की वैल्यू 6 मिल गई। 3m तो रहेगा ही धन 2, अधन 2 उधर जाएगा, -2 होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, +2 उधर जाएगा घटेगा तो 6 में से 2 जाएगा 4, 4 बराबर 3m, तो m बराबर हो जाएगा 4/3। ऑप्शन पहला देख पा रहे हैं, m बराबर 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से बिना लगाए बहुत कम समय में ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। 17वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का सार्वयांतर। सार्वयांतर क्या होता है, द्वितीय पद से प्रथम पद घटाना। चाहे आप इसमें से ए घटा दो या इसमें से ए घटाओ या इसमें से एक में से 3 घटाए गए। तो इसका आसान ट्रिक है, जब हमारी सीरीज घटते क्रम में हो तो सर्वांतर माइनस में आएगा। देखिए 3 है, 3 से 1 हो गया, मतलब कितना घटा 2, तो 2 घटने वाला ए आंसर नहीं होगा, क्योंकि सर्वांतर घट रहा है, घटने के लिए चिन्ह ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन -2 हो जाएगा। ठीक है, बी 2 नहीं होगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 नहीं होगा, इस तरह नहीं घटा। सर्वांतर जब भी घटाते हैं तो दूसरे में से पहला घटाएंगे, 1 में से 3 जाएगा तो -2। या ऐसे भी कर सकते हैं, जब सर्वांतर घटते क्रम में आए तो जितना घटा उतना होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, इस बात का ध्यान रखें। अगला 18वां क्वेश्चन है, ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है। यदि ए बी बराबर 6 का ऋण 3 AC 12 और 6 इस प्रकार से दिया हो तो कोण बी का मान। इसमें देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय अगर लागू हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा देखें 12 है, बाकी 6 6, तो दो छोटी भुजा का वर्ग देखें
बड़ी वाले वर्ग के बराबर है या नहीं। तो 6 का ऋण 3 का वर्ग देखें तो 6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग 3, तो 36 3 108 हो जाएगा। इस 6 का वर्ग 36 देखें तो 108 है और 36 जोड़ेंगे 144 होगा, 144 12 का वर्ग हो जाएगा। मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज है। मतलब पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गया तो ऐसे केसेस में समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, दो भुजाओं के वर्गों का योग 6 का ऋण 3 का वर्ग 108 और 6 का वर्ग 36, इन दोनों का जोड़ेंगे 108 में 36 144 होगा, 144 12 का वर्ग है। ठीक है, तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, मतलब समकोण त्रिभुज है, मतलब 90 अंश का कोण होगा। इस तरह से बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। अगला है बिंदु -1 -3 5 2 के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से अब देखें ये x1 y1 है, x2 y2, तो x2 हमारा 5 है और 5 में से माइनस 1 घटाएंगे तो फार्मूले में भी माइनस और यहाँ माइनस अब प्लस हो जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे वो भी अंडर रूट में हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, अंडर रूट में। अब यहाँ पे y2 - y1, y2 है 2 और y1 है -3, तो 2 में से -3 घटेगा तो प्लस यहाँ भी हो जाएगा, तो 2 धन 3 5 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 36 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 11, 3 2 5 1 6 61 हो जाएगा। 61 इकाई जो है अंडर रूट में आ जाएगा, तो ऑप्शन देख पाएंगे ऑप्शन पहला ही 61 इकाई है। इस पेपर का लास्ट MCQs क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व करवाए हमने, बहुत ज़्यादा लगाना भी नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ये त्रिज्यखंड का कोण थीटा है। तो त्रिज्यखंड का देखिए, त्रिज्यखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। त्रिज्यखंड बनता क्या है, दो त्रिज्या, देखिए एक केंद्र है और ए मान लीजिए ए और बी दो त्रिज्या है, मतलब ए आर है ए आर है, दो त्रिज्या और एक चाप के जो बीच का एरिया वो त्रिज्यखंड है। ठीक है, इसमें जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का, 60 अंश का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र है। यहाँ पे हम लोग थीटा का मान 60 रखेंगे जो दिया है, यहाँ 360, अब पाई का मान, पाई के पदों में ही आंसर है तो रहने दीजिए पाई का मान, और आर स्क्वायर, आर कितना है तो 12 स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखें काटते 0 से 0 कट गया, 6 करने से 6 6 36 हो जाएगा, 12 बराई में 144 ऊपर आएगा, 144 पाई बटी 6। अब काटेंगे तो कितना होगा, 6 से देखें 6 दूनी 12, ये 6 से कट जाएगा तो 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौक 24, मतलब 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आप देख पाएंगे कि 24 पाई सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है 20 MCQ क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सॉल्व करवाया। कि आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। और इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी वर्णनात्मक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उसमें भी देखेंगे कि जो लॉन्ग आंसर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस चैप्टर से होते हैं, उसको कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।